अनंत भट्ट अपने इस खास बुलेटिन के साथ आज की पहली पूरी खबर आपको बता दें। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना के चलते अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी के आसार दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ऐसे हालात से निपटने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर दिल्ली में अब कल से 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा मिलने जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों से दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स, आईसीयू और वेंटिलेटर की कमी पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। केंद्र सरकार के एम्स ट्रॉमा सेंटर में 71 वेंटिलेटर में से सिर्फ 12 ही खाली बचे हैं। वहीं लोकनायक अस्पताल में 50 में से सिर्फ एक वेंटिलेटर खाली है। बुराड़ी हॉस्पिटल में एक वेंटिलेटर खाली है। बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में सिर्फ 4 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,538 नए केस आए हैं। ऐसे हालात में कोरोना से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने 24 घंटे वैक्सीनेशन शुरू किया है। कल से दिल्ली के 1/3 वैक्सीनेशन सेंटर रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगे। अभी वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का ही समय निर्धारित था, लेकिन अब केजरीवाल सरकार रात में भी वैक्सीनेशन करेगी। दूसरी पूरी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार चरम पर है। कोरोना आने के बाद से पहली बार एक दिन में कोरोना केस का आंकड़ा 1 लाख के पार निकल गया। दुनिया में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले भारत में ही आए हैं। ऐसे में हालात समझ लीजिए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी है। चौबीस घंटे में संक्रमण के मामले में नया रिकॉर्ड बना है और मामले 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में रविवार को कोरोना के 1,03,558 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 478 लोगों की मौत भी हुई। 17 दिसंबर के बाद देश में एक दिन में कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। पहली लहर के पीक पर 17 सितंबर को 97,894 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में स्थिति काफी चिंताजनक है। रविवार को अकेले महाराष्ट्र में ही 60% मामले सामने आए। रविवार को महाराष्ट्र में 57,074 मामले सामने आए, जबकि 222 लोगों की मौत हो गई। तीसरी पूरी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आखिरकार कड़ी पाबंदियों का ऐलान करना ही पड़ा। जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, उससे मिनी लॉकडाउन कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। इसे अब और कड़ाई से लागू कर दिया जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन, यानी शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा और भी कई तरह के सख्त कदम उठाए गए हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि ये किस तरह का मिनी लॉकडाउन है। पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू। 5 या इससे ज्यादा लोगों के साथ एक जगह पर जमा होने पर रोक। सब्जी बाजार में भीड़ कम करने के लिए नियम बनेंगे। ऑटो में 2 सवारी को मंजूरी। बसें आधी क्षमता में चलेंगी। ट्रेन में किसी को खड़ा होकर जाने की इजाजत नहीं। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। कर्फ्यू लॉकडाउन के दौरान बिना किसी ठोस कारण के बाहर निकलने की इजाजत नहीं। एक सोसाइटी में 5 केस मिलने पर पूरी सोसाइटी सील। कंटेनमेंट जोन घोषित। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या बंद रहेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, बार सब बंद रहेंगे। सैलून, थिएटर, पार्लर, क्लब, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क पूरी तरह से बंद। थिएटर बंद रहेंगे। बड़े बाजार 30 अप्रैल तक बंद। धार्मिक स्थल बंद। सिर्फ वहां रहने वाले लोग पूजा कर सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक। सभी स्कूल, कॉलेज बंद। केवल 10वीं 12वीं की क्लास होगी। कोचिंग क्लास पर भी पाबंदी। गार्डन, पार्क, बीच समेत अन्य पब्लिक प्लेस हर रोज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। चौथी पूरी खबर भी कोरोना की है। फिल्मी दुनिया में भी कोरोना
का असर दिखाई दे रहा है। अक्षय कुमार और उनके साथ काम कर रहे 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और विकी कौशल भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना वायरस की चपेट में है बॉलीवुड। मुंबई में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है कि बॉलीवुड और दूसरे सेलिब्रिटी भी इससे बच नहीं पा रहे। एक दिन पहले अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी थी। कल उन्होंने बताया था कि वो घर में क्वारंटीन है, लेकिन आज वो अस्पताल शिफ्ट हो गए हैं। अक्षय कुमार राम सेतु फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और इसी दौरान वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब ये खुलासा हुआ है कि राम सेतु के सेट पर कोरोना का विस्फोट हो गया है। फिल्म के 45 जूनियर कलाकार भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी जूनियर कलाकार क्वारंटीन हैं। फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। इस बीच भूमि पेडनेकर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि उन्हें हल्के लक्षण है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हैं। अक्षय से पहले फिल्म और खेल जगत की कई नामी गिरामी हस्तियां कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। गोविंदा, आमिर खान, आर माधवन जैसे सितारे भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद क्वारंटीन हैं। इससे पहले आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और पिछले साल अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी संक्रमित हुए थे। वायरस आदमी में फर्क नहीं करता, इसलिए जरूरी है कि हर आदमी सतर्क रहे। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में अब तक 22 जवान अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं और 31 घायल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर और जगदलपुर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और घायलों से उनका हालचाल पूछा। कड़ा संदेश भी दिया कि अब फाइनल वार होगा। वीर जवानों के खून में सनी एक और अनकही दास्तान। नक्सली हमले में जवानों की शहादत से हर आंख नम है और कलेजा गुस्से से आक्रोशित। दिल से एक ही मांग, ध्वस्त करो नफरत का ये किला, बस अब बहुत हुआ। ऐसे गमगीन माहौल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 22 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीदों को अंतिम विदाई देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और सीएम बघेल ने सीआरपीएफ और पुलिस के आला अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ, अब हर रणनीति जमीन पर नजर आनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बस अब बहुत हुआ, अब अंतिम वार होना बाकी है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। अब आपको बताते हैं आखिर कैसे नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, कैसे नक्सलियों को ऑपरेशन की जानकारी हो गई। इस क्षेत्र में जाकर जो नक्सल का जो फॉर्मेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, फिर हम ये अभियान में आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसी लक्ष्य के साथ, इसी प्लानिंग के साथ हम लोग गए थे। लड़ाई भी बहुत दूरी से लड़ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नुकसान हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे था। आने वाले समय में भी इन इलाके में कोर क्षेत्र में हम पहुँच जाएगा और उनके खिलाफ और बहादुरी से काम करेगा। खबर मिली थी कि बीजापुर और सुकमा के भीषण जंगली इलाके में जोनागुड़ा के पास नक्सली मौजूद हैं, जिनमें टॉप कमांडर हिडमा भी शामिल है। सैटेलाइट तस्वीरें भी ऐसी ही हलचल दिखा रही थी। ऐसी जानकारी के बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और एक बस्तरिया बटालियन के अफसरों ने नक्सली हिडमा और उसके गुर्गों को दबोचने का प्लान बनाया। इसके बाद 3 अप्रैल को ठाना गया ऑपरेशन। 3 टुकड़ियों में करीब 2000 जवानों को तैयार किया गया। हर टीम का ऑपरेशन एरिया तय किया गया। करीब 400 नक्सलियों को घेरने की तैयारी की गई, लेकिन इसकी खबर नक्सलियों को लग गई। सुबह करीब 11:30 बजे चिलचिलाती गर्मी में करीब प्यासे और थक चुके जवानों को गुरिल्ला वार के लिए तैयार नक्सलियों ने जोनागुड़ा इलाके में यू शेप बनाकर घेर लिया और फिर मौका देखकर बंदूकों के मुंह खोल दिए। अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा अचानक सौंप दिया। सवाल उठे कि आखिर सुबह 11:15 पर ऐसा क्या हुआ कि अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा टाइप कर लिया। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है, अगर आरोप गंभीर है
तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। समय में ये एलिगेशन किया था वो सीधे अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 15 दिन पहले जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ वसूली के आरोप वाला लेटर बॉम्ब गिराया, उसके बाद बयानों के इस भूचाल से भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के महज 3 घंटे में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दिया। सिर्फ 3 घंटे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह के 100 करोड़ रुपए वसूली वाले मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी थी। दरअसल जयश्री पाटिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने माना कि न्याय के हक में ये जरूरी है कि डायरेक्टर सीबीआई को शुरुआती जांच के लिए निर्देश दिए जाएं। 15 दिन में जांच करके ये तय हो कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर जयश्री पाटिल ने 21 मार्च को मालाबार हिल थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इनवर्ड रजिस्टर में नोट करने के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने कहा कि 20 मार्च को परमबीर सिंह की चिट्ठी में महाराष्ट्र सरकार के पुलिस कामकाज में सबसे वरिष्ठ मंत्री पर गंभीर आरोप है। ये आम नागरिक का पुलिस विभाग पर विश्वास से जुड़ा मामला है। कोर्ट इस मामले में मूक दर्शक नहीं रह सकता। मामले की जांच एक निष्पक्ष एजेंसी को सौंपना जरूरी है। 8वीं पूरी खबर, राफेल डील पर एक बार फिर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। फ्रांसीसी पब्लिकेशन मीडिया पार्ट के मुताबिक दसॉ एविएशन ने राफेल डील के लिए 10 लाख यूरो गिफ्ट के नाम पर दिए थे। उसके बाद से तो सियासी हंगामा मचा हुआ है। भारत में राफेल का पहला स्क्वाड्रन पूरा होने में बस चंद रोज बाकी है, लेकिन राफेल डील को लेकर विवादों का नया पिटारा खुल गया है। फ्रांसीसी पब्लिकेशन मीडिया पार्ट का दावा है कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने डील के लिए एक भारतीय फर्म को गिफ्ट के नाम पर कम से कम 10 लाख यूरो दिए। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के ऑडिट में इसका खुलासा हुआ है। मीडिया पार्ट के मुताबिक गिफ्ट के नाम पर रकम ट्रांसफर पकड़े जाने पर दसॉ ने सफाई में कहा था कि पैसे को राफेल के मॉडल बनाने में खर्च किया गया, हालांकि राफेल के ऐसे मॉडल बने ही नहीं। रिपोर्ट दावा करती है कि जिस ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई उसे 2018 में कराया गया, लेकिन फ्रांस के नेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिली भगत के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत सरकार घोटाले के आरोपों से इनकार कर रही है। हालांकि मीडिया पार्ट का दावा है कि राफेल डील पर उनके खुलासे की अगली किश्तें भी आएंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अब बंगाल के बाद दिल्ली जीतने की भी हुंकार भर दी है। हुगली की रैली में ममता ने कहा कि बंगाल के बाद वो दिल्ली जीत लेंगी। कल बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव है। बंगाल की 31 सीटों के लिए कल तीसरे दौर का मतदान है। उस मतदान से पहले ममता बनर्जी ने बंगाल के बाद दिल्ली जीतने की हुंकार भरी है। दरअसल माइंड गेम में टीएमसी ने जहां ममता के वाराणसी से चुनाव लड़ने का तंज किया था, तो पीएम मोदी ने इसे बंगाल में ममता बनर्जी की हार बता दिया था। वहीं उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया था। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे। इलेक्शনের আগে আমার পাটা চোট করে দিল ইচ্ছা করে, যাতে আমি ইলেকশনে বেরোতে না পারি। আমি বললাম, আরে আমার একটা পা ভাঙা তো কি হবে, মায়েদের দুটো করে পা আছে না, মা বলে ওই একটা পায়ে আমি যা করে বেড়াচ্ছি, ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব, আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। तीसरे दौर से पहले ममता के इस बयान का मतलब आंकड़ों से समझा जा सकता है। तीसरे दौर की जिन 31 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, उन पर तृणमूल कांग्रेस की पकड़ इतनी मजबूत है कि 2019 में भी बीजेपी इसे हिला नहीं सकी थी। ज्यादातर सीटें हुगली जिले की हैं। ममता बनर्जी के सामने इस बार भी अपना गढ़ बचाए रखने की चुनौती है, जब 2019 के बाद उनके कई नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं। 10वीं पूरी खबर और मिसाल वाली खबर आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जिसने कोरोना के खिलाफ खुद रक्षा कवच तैयार किया है। मामला है तेलंगाना के सिरपुर गांव का। देखिए कैसे मिसाल बन गया ये गांव।
ये तेलंगाना के जगतियाल का सिरपुर गांव है। यहाँ इस वक्त लॉकडाउन लगा है और ये तालाबंदी सरकार ने नहीं की है। जब यहाँ एक ही दिन में कोरोना के 27 केस आए तो ग्राम पंचायत सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं बैठा रहा, उसने खुद ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और अब सिरपुर गांव शिद्दत से लॉकडाउन का पालन कर रहा है। जहां तक कोरोना से जंग का सवाल है तो तेलंगाना का ये सिरपुर गांव पूरे देश के लिए एक नजीर बन गया है। गांव वालों ने मिलकर लॉकडाउन के कुछ नियम तय किए हैं और ये सभी शिद्दत के साथ उसका पालन कर रहे हैं। राशन और दूसरे जरूरी सामान से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 10 बजे और शाम 5 से 9 बजे खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं नियम न मानने वालों से सख्ती से निपटने का भी इंतजाम किया गया है। ग्राम पंचायत ने तय किया है कि जो भी बिना मास्क के पकड़ा गया उस पर 1000 रुपए का फाइन लगेगा। इस तरह सिरपुर गांव ने खुद ही अपने लिए सेफ्टी बबल बना लिया है और कोरोना को कह दिया है नो एंट्री। आबादी खबर, बिहार के कुछ इलाकों में भूकंप के झटकों की खबर है। जानकारी के मुताबिक रात 8:52 पर बिहार के कटिहार, किशनगंज, अररिया और सुपौल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी के हताहत होने या फिर किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है। आसपास के पड़ोसी मुल्कों में भी भूकंप आने की खबर है। असल में केंद्र कहां था, कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है।